जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी अभिजात क्लासेस पर। मैं अंकित शर्मा। पिछले वीडियोज में हमने देखा कि माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है और स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, और यहाँ तक हमने जानने का प्रयास किया कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो भाषा की सबसे जो लघुतम इकाई मानी जाती है, जिसे हम वर्ण के नाम से जानते हैं, ये वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, इनके हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ये वर्ण क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई, या यूं कहें कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और खंड नहीं कर सकते, अर्थात जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो और आगे विभाजन किया जाना असंभव हो, ऐसी लघुतम इकाई को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल दें, जैसे क है, इसको हमने हलंत रूप में लिखिए। क्या हम इसका और टुकड़े कर सकते हैं? क्या ये इसके अंतिम विभाजन हो गया या आगे विभाजन किया जाना संभव है? तो हम कहेंगे कि ये जो क वर्ण है, इसका हमने अंतिम विभाजन कर दिया है, अर्थात आगे इसके टुकड़े और नहीं हो सकते, इसलिए हम इसे ही क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। जो भी व्यंजन वर्ण है, क ख ग घ ए आ ई, ये सारे क्या हैं, वर्ण हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या वर्ण और अक्षर एक ही है, या हम दोनों को एक कह सकते हैं, या इन दोनों में कोई अंतर है? तो हम जाने कि जो वर्ण है और जो अक्षर है, वर्ण और जो अक्षर है, इसमें एक छोटा सा अंतर है। क्या? कि जो वर्ण होता है वो क्या होता है, लिखित रूप होता है। क्या होता है? वर्ण लिखित रूप होता है, और जो अक्षर होता है, ये अक्षर क्या होता है, मौखिक रूप होता है। बस ये छोटा सा अंतर है। जैसे देखो, मैं कहूं कि क ख ग ए आ ई, ये जो हमने अगर इनको लिखित रूप में लिखा है तो हम इन्हें वर्ण कह देंगे, और जब हम इनका किसी को मौखिक रूप में बताएंगे तो हम उन्हें वर्ण न कह के अक्षर कह देते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि वर्ण और जो अक्षर है वो दोनों एक ही चीज है। बस दोनों में छोटा सा अंतर यही है कि वर्ण को हम लिखित रूप में लिखते हैं और अक्षर को हम मौखिक रूप में लिखते हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे कि जो वर्ण होते हैं उन वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के भेद, ये लिख दिया, वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से हैं? स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्ण के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब हम बात करते हैं स्वर। हमने जाना था माहेश्वर सूत्रों में कि स्वर को हम और किस नाम से जानते हैं, अंश के नाम से भी जानते हैं, और व्यंजन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, हल्फ के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये जो स्वर है, ये स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं स्वरः स्वयं राजते इति स्वरः। स्वयं राजते इति स्वरः। और व्यंजन किसे कहा जाता है कि स्वरम अनुयोज्यम, स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजते इति स्वरः। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्वयं राजते, जो स्वयं विराजमान होता है, इति स्वरः, वो ही क्या है, स्वर है। या कहें कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय
फेफड़ों से जो उठी हुई श्वास वायु है वो बिना किसी बाधा के या बिना किसी रुकावट के या बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। या सरल भाषा में हम कहें तो कह सकते हैं ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम किसी अन्य वर्णों की या दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो स्वर की बात करें तो हम जानेंगे कि जो स्वर है, इस स्वर के भी कितने भेद होते हैं? उच्चारण के में लगने वाले समय के आधार पर इन स्वरों को भी 3 भेद बताए गए हैं, और वो 3 भेद कौन से हैं? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। देखिए, वर्ण के भेद 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम अच के नाम से भी जानते हैं, व्यंजन को हल के नाम से भी जानते हैं। जो स्वर होते हैं उन्हें कहते हैं स्वयं राजते इति स्वरा, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, या ऐसे कहें कि जिनका उच्चारण करते समय हम किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन होता है स्वरम अनुयोज्यम व्यंजनम, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनमें स्वरों का योग किया जाता है, वो कहलाते हैं व्यंजन। जैसे देखिए, ये जो क है, इस क वर्ण को कैसे लिखेंगे? हलंत क के अंदर जब तक हम स्वर का योग नहीं करेंगे तब तक ये व्यंजन नहीं बनेगा। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वर जो होता है उच्चारण में करने में जो मात्रा, जितनी मात्राओं का समय लगता है, उस समय के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं। तो हम जानेंगे कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर हम उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे। कितनी मात्राओं का समय लगे? एक मात्रा का। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि एक मात्रिक है स्वर है, एक मात्रिक स्वर है, अर्थात जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या कहें कि द्विमात्रिक है स्वर, जिनमें 2 मात्राओं का समय लगे वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर। और जिसमें त्रिमात्रिक है स्वर है, त्रिमात्रिक स्वर है, जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे वो क्या कहलाता है? प्लुत स्वर। एक बार फिर से देख लें, ह्रस्व स्वर वो होता है जिसका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे, या हम यूं कहें कि जिनका उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? जिनका उच्चारण करते समय द्विमात्रिक का मतलब 2 मात्राओं का समय लगता है, या यूं कहें कि ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। फिर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या लगता है? 3 मात्राओं का समय लगता है, या यूं कहें कि इनसे भी तिगुना समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहा जाता है। अब बात आती है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर कितने होंगे? 5। कौन कौन से? ए, ई, उ, री और री। ये 5 क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। या हम इन्हें और किस नाम से जानते हैं? पिछले वीडियो में हमने देखा था, इन्हें हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मूल स्वर के नाम से भी। कितनी संख्या हुई इनकी? 5। अब आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं? आ, ई,
उ री री सॉरी ए ओ ऐ और औ। आ ई उ री ए ओ ऐ औ। अब हम बात करें प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर भी कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? अब देखना, प्लुत स्वर का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह होता है ऐसा। 3 मात्राओं का समय लगता है, इसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ए ई उ री, ये विकल्प से होता है। ए ओ ऐ और औ। ये हमने जाने कि मूल स्वर जो ह्रस्व स्वर जिसे कहा जाता है वो 5 होते हैं। ए ई उ री और री। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 8 होते हैं, और जो प्लुत स्वर होते हैं वो भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी? 8 5 13 और 8 22। देखिए, अब एक बात आती है, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। और फिर हमने जाना कि 9 से 13 कैसे होती है। देखिए, ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करता है। यदि एग्जाम में, वैसे मैंने पहले बता चुका है, एक बार फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यदि ऑप्शन में आपके पास 9 13 10 और 11 ये 4 ऑप्शन है, तो वहां पर आपको जो 9 वाला विकल्प है यही सही करना है। यदि 9 वाला विकल्प आपको नहीं दिया हुआ है तो व्यवहारिक रूप से स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 13 बताई थी। कितनी बताई थी? 13। तो आपको 13 वाला ऑप्शन सही करना है। होता क्या है, वैसे 9 होते हैं, लेकिन एक बात ये भी कहा था कि जो पाणिनि के द्वारा जो लिखी हुई अष्टाध्यायी रचना है, उस रचना में एक सूत्र लिखा हुआ है अस्य चो। इसका उल्लेख पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लें, इंपॉर्टेंट है। अस्य चो सूत्र था, अस्य चो। इस सूत्र के आधार पर हम क्या करते हैं, ये जो 4 वर्ण हैं ए ई उ और री, इनका हम दीर्घ रूपी स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दीर्घ रूपी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए अब बात आती है इंपॉर्टेंट कि जो री होता है, जो स्वर है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। इसका दीर्घ रूप नहीं होता है, ध्यान रखना। अब आगे आता है प्लुत स्वर। अब देखना, इसमें 4 वर्ण स्वर है ए ओ ऐ औ। इनके बारे में भी हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, या हम ये कहें, या हम इन्हें संधि स्वर के नाम से भी जान सकते हैं। अब देखें सबसे अंत में कि जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है, इनके एक पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी जो रचना है उनमें एक सूत्र का उल्लेख किया है, जिसे हम कहते हैं कि क्या कहते हैं? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। ये सूत्र क्या है? ये सूत्र क्या है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र। संज्ञा विधायक सूत्र। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको बताना है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है।
तो आज हमने जाना कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम अच के नाम से भी जानते हैं, व्यंजन को हम हल के नाम से भी जानते हैं। स्वर कहते हैं स्वयं राजते इति स्वराः, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, और व्यंजन होता है जिनका उच्चारण करते समय हम स्वरों की सहायता लेते हैं, या हम यूं कहें कि जिनका उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बाधा या रुकावट या संघर्ष के बाद मुख से बाहर निकलती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसके अंदर हम व्यंजन के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिर हमने जाना कि जो स्वर होते हैं उन स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद हमने जाने, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है उसमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है, और प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, और ये 5 होते हैं। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, और प्लुत स्वर भी 8 होते हैं। विकल्प से हम ऋ को माने तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। अगर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार देखें तो स्वरों की संख्या 9 होती है, क्योंकि पाणिनि के द्वारा कहा गया है अच स्वरः, कि अच जो प्रत्याहार है उसी को स्वर कहा जाता है। लेकिन अस्य चूहो सूत्र के आधार पर उन्होंने जो 5 मूल स्वर हैं, जो उनमें से 4 का दीर्घ रूपी स्वीकार किया है, और अंत में हम कहेंगे कि प्लुत स्वर भी कितने होते हैं, 8 या 9। अतः हम कह सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 होती है, व्यवहारिक रूप से स्वरों की संख्या 13 होती है, और पाणिनि जो है उनके अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यंजन के ऊपर। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री